तो दोस्तों 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस की काठमांडू से दिल्ली की फ्लाइट I-814 अचानक से हाईजैक हो गई। सबसे पहला सवाल था काठमांडू क्यों नेपाल से इंडिया और चीन की सीमाएं लगती हैं और इन सीमाओं को पार करना इतना मुश्किल नहीं है, इसलिए नेपाल स्पाई एजेंसियों को हमेशा से ही गढ़ रहा है। उसी दिनों ये फ्लाइट जो थी वो हाईजैक हो गई थी। तो दोस्तों आइए जानते हैं हम वेब सीरीज को जिसका नाम है द कांधार हाईजैक वेब सीरीज को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह के फ्रेश और लेटेस्ट कंटेंट मिलते रहें। तो दोस्तों इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट जल्द ही आ जाएगा। तो दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है 1999 में 24 दिसंबर में नेपाल में काठमांडू से, जहां पर कि आज का वो दिन था जब इंडियन एयरलाइंस का प्लान जो है वो हाईजैक होने वाला था। यहाँ पर हमें शुरुआत में रामचंद्र यादव को दिखाया जाता है जो कि इंडियन एम्बेसी का एक ऑफिसर है, जिसे हाल ही में मालूम चला है कि कुछ लोग जो है वो प्लान कर रहे थे और यहाँ पर कुछ न कुछ तो बड़ा होने वाले था। इसलिए वो तुरंत ही कैलाश चौहान के पास जाता है जो कि रॉ का एक ऑफिसर है, जहाँ पर राम उन्हें बताता है कि उसे मालूम चला है कि कुछ लोग जो है वो बड़ा करने वाले हैं और पिछले कुछ दिनों में राम ने बहुत सारे सबूत जो है वो इकट्ठे करे थे। कुछ स्पाई माइक लगाकर उसने उन लोगों की बातें सुनी थी जिनसे कि यहाँ पर उसके ऑफिसर को भी मालूम चल चुका था कि ये लोग कुछ बड़ा करने वाले हैं, लेकिन क्लियर ये बात बताया नहीं गया था कि वो क्या करने वाले हैं। इसी चीज का राम जो है वो पता करने लगता है, जिसके बाद काठमांडू के एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि कुछ लोग जो है वो काठमांडू से दिल्ली के लिए रवाना होने वाले थे। यहाँ पर कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि शक्ल से ही हाईजैकर लग रहे हैं, जिसके बाद कैप्टन शरण देव को दिखाया जाता है जो कि अपनी एयर होस्टेस इंद्री के साथ प्लेन में जा रहे होते हैं। वो इंद्रानी को बताते हैं कि एक हफ्ते की वेकेशन के लिए वो लोग अमेरिका जाने वाले हैं, इसलिए उसे तुरंत ही हैदराबाद जाना होगा। यहीं पर इंद्रानी जो है वो बताती है कि उसके पिता की भी तबीयत अक्सर खराब रहती है, इसलिए वो भी उसके पास जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहती है। जिसके बाद उस प्लेन में सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सारे पैसेंजर जो है वो प्लेन में बैठने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हाईजैकर्स ने अपनी सारी प्लानिंग कर ली थी और वहीं पे हाशमी नाम का बंदा नहीं आया था जिसका वो इंतजार कर रहे थे। तो वहीं इंद्रानी के साथ हमें छाया को दिखाया जाता है जो कि उसी के साथ एयर होस्टेस है। जिसके बाद वो सारे हाईजैकर जो है वो उस प्लेन में आ जाते हैं और अब प्लेन जो है वो पूरी तरह से टेक ऑफ होने के लिए रेडी था। तो वहीं राम को मालूम चल गया था कि दरअसल में प्लेन जो है वो हाईजैक होने वाला है, लेकिन उससे पहले कि वो खबर दे पाता उससे पहले ही 24 दिसंबर 1999 में शाम को 4 बजे ये प्लेन जो है वो टेक ऑफ हो जाता है और राम जो है वो लेट हो गया था। तो अब सारे पैसेंजर जो है वो हवाई यात्रा कर रहे थे। तब यहाँ पर एक हाईजैकर उठता है जिसके हाथ में एक पैकेट था और वो बारी बारी से ये सारे पैकेट जो है वो अपने लोगों को थमाने लगता है। तो वही हाईजैकर सब पूरी तरह से रेडी थे। वही मंकी कैप पहनकर वो लोग तुरंत ही कैप्टन के पास बंदूक लेकर पहुंच जाते हैं और सभी को ये बात बताते हैं कि ये प्लेन जो है वो पूरी तरह से हाईजैक हो चुका है और अब किसी ने भी उछल कूद करने की कोशिश करी तो उसे गोली से मार देंगे। इसलिए सभी को हाईजैकर्स की बात माननी पड़ती है और यहाँ पर वो हाईजैकर्स कुछ पैसेंजर्स को पूरी तरह से जख्मी कर देते हैं। तो वही हाईजैकर्स सबसे पहले कैप्टन से कहते हैं कि इस प्लेन को तुरंत ही काबुल ले चलो, लेकिन कैप्टन बताते हैं कि इस प्लेन में इतना फ्यूल नहीं है कि वो लोग काबुल तक पहुंच सके। दूसरी तरफ कंट्रोल रूम में ये बात मालूम चल चुकी थी कि I-814 जो है वो हाईजैक हो चुका है और ये बात नंदिनी नाम के एक रिपोर्टर को भी पता चल चुकी थी। इसलिए नंदिनी जो है वो तुरंत ही शालिनी के पास जाती है जो कि इंडिया हेडलाइन की एडिटर होती है। शालिनी ये बात कंफर्म करने के लिए तुरंत ही रंजन मिश्रा के पास कॉल करती है जो कि रॉ के जॉइंट सेक्रेटरी है। ये बात उन्हें भी ज्यादा अच्छे से मालूम नहीं थी, लेकिन जब ये बात उन्हें मालूम चलती है तो वो तुरंत ही BK अग्रवाल के पास पहुंचते हैं जो कि रॉ के हेड है। और ये बात जब वो सुनते हैं तो वो पूरी तरह से हैरान हो चुके थे कि ये सब कैसे हो गया और IB वाले क्या कर रहे थे। दूसरी तरफ IB के मुकुल मोहन और JP कोहली को भी ये बात मालूम चल चुकी थी, लेकिन जब तक IB के डायरेक्टर के पास ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचती तब तक तो ये सभी लोग पूरी तरह से लेट हो चुके थे। तो वही हाईजैकर्स ने अभी फिलहाल तो कोई डिमांड नहीं बताई थी, वो सिर्फ कैप्टन से यही कह रहे थे कि उन्हें किसी भी तरह से काबुल जाना है, लेकिन कैप्टन उन्हें बार बार कह रहे थे कि फ्लाइट जो है वो काबुल तक पहुंची नहीं जा सकती है और ये मैक्सिमम लाहौर तक जा सकती है। लेकिन अब ये मामला जो है वो काफी गंभीर हो चुका था। विजय वान सिंह जो है वो विदेश मंत्री है, ये बात उन्हें मालूम चल चुकी थी।
धीरे धीरे करके सारे ऑफिसर जो है वो इस पर काम करने लगते हैं। उन्हें मालूम चल चुका था कि ये फ्लाइट जो है वो काबुल ले जाना चाहते थे। यहीं पर विदेश मंत्री इस मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी को देख पाते हैं जिसका नाम DRS है, और यहाँ पर DRS जो है वो यहाँ पर मसूद के बारे में बताता है। वो इस्लामिक जिहादी फैलाने में जाना माना आदमी है और वो कश्मीर में 2 आतंकवादी गुटों में सुलह कराने के लिए इंडिया आया था, लेकिन यहाँ पर वो गिरफ्तार हो गया और पिछले 5 सालों में वो जेल में बंद है। उसे जेल से छुड़ाने के लिए 3 बार नाकामयाब कोशिश भी हो चुकी थी और ये शायद चौथी कोशिश है। यहाँ हाईजैकर्स को एक बात तो मालूम चल चुकी थी कि वो लोग काबुल तक नहीं पहुंच सकते थे, ज्यादा से ज्यादा दिल्ली से वो थोड़ी दूर तक जा सकते थे। और यहीं पे पहला एपिसोड जो है वहीं पे खत्म होता है और सेकंड एपिसोड की शुरुआत में आईवी के असिस्टेंट डायरेक्टर संजय मेहता को दिखाया जाता है जो कि जम्मू के जेल में मसूद से बात करने के लिए पहुंचते हैं कि ये जो हाईजैक हुआ है कहीं इसके पीछे उसका हाथ तो नहीं है, लेकिन मसूद उन्हें बताता है कि आज तक उन्होंने सब कुछ सच बताया है, इस हाईजैक में उनका कोई भी हाथ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा सलाहकार वीरे कौल को दिखाया जाता है जो कि ये बात जो है वो धीरे धीरे फैलने लगी थी और मुद्दा जो है वो काफी ज्यादा गहरा होता जा रहा था। और वहीं दूसरी तरफ इस प्लेन को ट्रैक किया जा रहा था कि कहीं ये प्लेन जो है वो काबुल तो नहीं जा रहा। तभी यहाँ पर सारे ऑफिसर के बीच में एक रिकॉर्डिंग हाथ लगती है जो कि राम ने भेजी थी। यहाँ पर हाईजैक के बारे में बात हो रही थी और किसी अमजद नाम के आदमी के बारे में बात हो रही थी जिसका नाम उनकी कन्वर्सेशन में यूज हुआ था। तब यहाँ पर DRS जो है वो अमजद के बारे में इन सभी को बताने लगता है। वो बताता है कि अमजद फारूकी जो है वो पहले ISI के लिए काम करता था, लेकिन बाद में वो अफगानिस्तान में तख्ता पलट के लिए उसने तालिबान का साथ दिया था, जिसके बाद वो उनका बहुत ही खास आदमी बन गया था। तो एक बात तो तय ये है कि अमजद फारूकी जो है वो ISI के लिए काम तो नहीं करता था। तो वहीं फ्लाइट जो है वो मुड़ जाती है और वो काबुल न जाकर अब ज्यादा से ज्यादा अमृतसर या फिर लाहौर जाएगी। लाहौर बात की जाती है लेकिन वहाँ पर लैंड करने की परमिशन उन्हें नहीं मिलती। तो अब प्लेन में फ्यूल ज्यादा न होने की वजह से वो लोग ज्यादा से ज्यादा अमृतसर तक ही जा पाएंगे। और यहाँ पर ऑफिसर जो है वो एक VIP पर्सन के बारे में बात कर रहे थे जो कि इस फ्लाइट में ट्रेवल कर रहा था, लेकिन उसके बारे में फिलहाल तो नहीं बताया गया। दूसरी तरफ राम जो है वो उस ड्राइवर से पूछताछ कर रहा था जिसने कि उन लोगों को जगह जगह पर छोड़ा था जहाँ पर उसने बैग दिए थे। वो उन सभी जगह पर चेक करने लगते हैं। तो अब शाम को 7 बजे के आसपास फाइनल हो चुका था कि फ्लाइट जो है वो लाहौर ना जा करके अमृतसर जाएगी और इसीलिए सभी लोग जो है वो तैयार हो चुके थे। वो इस मामले को यहीं पर रफा दफा करना चाहते थे। वही हाईजैकर्स ने प्लान ये बनाया था कि वो लोग अमृतसर में कुछ ही देर रुकेंगे, जैसे प्लेन में रिफ्यूल हो जाएगा वो तुरंत ही काबुल के लिए निकल जाएंगे। तो वहीं राम यहाँ पर जो है वो ड्राइवर के साथ उन लोगों के पास पहुँचता है जहाँ पर उसने बैग डिलीवर किए थे और राम वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर गोलियां चलने लगती है, लेकिन राम जो है वो उन आदमियों को पकड़ लेता है जहाँ पर की बैग डिलीवर किए गए थे। तो वहीं लगभग 7 के आसपास प्लेन जो है वो अमृतसर में लैंड कर दिया जाता है। यहाँ पर की कैप्टन जो है वो बाउचर के द्वारा प्लेन में रिफ्यूल की मांग करता है। बाउचर जो है वो फ्यूल के टैंकर को कहा जाता है। वो कमांडोज मौजूद थे लेकिन उन फ्यूल के टैंकर्स को आगे भेजा नहीं जा रहा था। ये देखने के बाद तो हाईजैकर्स को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही पैसेंजर्स के पास पहुंचते हैं और उनमें से 2 पैसेंजर के ऊपर वार कर देते हैं, जिस वजह से वो बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। तो वहीं बड़े ऑफिसर का मानना ये था कि अगर ये फ्लाइट अमृतसर में ही रहती है तो सारा मामला जो है वो यहीं पे कंट्रोल में रहेगा, लेकिन हाईजैकर्स को यहाँ पर कुछ अजीब सा लगता है, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग अमृतसर में नहीं रुकेंगे और वो तुरंत ही कैप्टन से कहते हैं कि इस फ्लाइट को टेक ऑफ किया जाए। तो यहाँ पर कैप्टन जो है वो उनकी बात मान जाता है और फ्लाइट को यहाँ से टेक ऑफ कर देता है और यहीं पे सेकंड एपिसोड खत्म होता है। तो थर्ड एपिसोड के आसपास हम देखते हैं कि 7:50 के आसपास प्लेन जो है वो अमृतसर से निकल चुका था और वहीं कॉल और यहाँ के कुछ मिनिस्टर जो है वो बात कर रहे थे कि अब ये बात जो है वो PM को बतानी होगी क्योंकि ये प्लेन जो है वो पाकिस्तान के लाहौर में जाकर रुकेगा। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि 1999 में पाकिस्तान आर्मी के द्वारा कारगिल में इंडिया में हमला हुआ था, लेकिन पाकिस्तान ने इस बात से इनकार कर दिया था कि उनकी तरफ से कोई भी हमला नहीं किया गया है, बल्कि कुछ मिलिटेंट हो गए होंगे जिन्होंने हमला किया था और इस हमले की वजह से हमारे कुछ सोल्जर्स भी शहीद हो गए थे। तो फिर 2 महीने के बाद इंडियन एजेंसी ने यहाँ पर जनरल मुशर्रफ जो कि पाकिस्तान की चीफ है चाइना में उनका फोन टैप किया और रिकॉर्डिंग से ये बात साबित हो गई कि दरअसल में जनरल मुशर्रफ ने अपनी आर्मी के द्वारा ही कारगिल पर हमला करवाया था। तब नवाज शरीफ ने वॉशिंगटन को बताया कि उनकी बिना परमिशन से मुशर्रफ ने ये अटैक करवाया था,
तब मुशर्रफ को आदेश दिए जाते हैं कि वो अपनी आर्मी को वापस बुला ले और ये उनके लिए काफी शर्मनाक वाली बात थी। लेकिन 2 महीने के बाद मुशर्रफ ने यहाँ पर नवाज शरीफ की सरकार गिरा दी थी और फिर मुशर्रफ ही सरकार चला रहा था और वहीं उसके 9 महीने के बाद ये हाईजैक हो गया था। तो प्लेन जो है वो लाहौर जा रहा था। परमिशन तो नहीं थी लेकिन किसी तरह से परमिशन मिल चुकी थी। तो जैसे वो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ पर एक मेजर के द्वारा जो कि सारी स्ट्रीट लाइट जो कि बंद करवा दी जाती है। तो यहाँ पर कुछ ना दिखने की वजह से वो एक ऐसी जगह पर फ्लाइट को लैंड करते हैं जहाँ पर की कम आबादी हो सकती है, लेकिन तभी यहाँ पर उन्हें परमिशन मिल जाती है और उन्हें बताया जाता है कि वो लोग फ्लाइट को लाहौर में लैंड कर सकते हैं। तब कैप्टन तुरंत ही लाहौर एयरपोर्ट की तरफ फ्लाइट को लेकर जाता है और वहाँ पर लैंड करता है, जहाँ पर कि थोड़ी देर के बाद इस प्लेन में फ्यूल भर दिया जाता है। वो लोग 9:30 के आसपास जो है वो अपने प्लेन को टेक ऑफ कर लेते हैं और यहाँ से फ्लाइट जो है वो डायरेक्ट काबुल की तरफ जा रही थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कैप्टन की फैमिली को, जिसे हाल ही में मालूम चला है कि फ्लाइट जो है वो हाईजैक हो चुकी है। ये लोग हैदराबाद जाने वाले थे, लेकिन तब यहाँ पर उसकी वाइफ भी दिल्ली आ जाती है और वहीं ये फ्लाइट जो है वो काबुल के पास पहुँच चुकी थी। काबुल के कंट्रोल रूम से जब लैंड करने की परमिशन ली जाती है तो वो लोग साफ इनकार कर देते हैं और वो लोग कहते हैं कि रात को 3:30 बजे से पहले यहाँ पर कोई भी लैंडिंग नहीं हो सकती है। तब हाईजैकर्स कहते हैं कि तब तक इस फ्लाइट को हवा में ही उड़ने दो, लेकिन उन्हें बताया जाता है कि इस प्लेन में 4 घंटे से ज्यादा का फ्यूल नहीं है, इसलिए वो लोग इस फ्लाइट को हवा में उड़ने नहीं दे सकते हैं। तो अब ये फ्लाइट जो है वो दुबई जाने लगती है। अब यहाँ से ये फ्लाइट जो है वो दुबई जाने लगती है कि तब तक वो लोग वहीं पर रुकेंगे। ये बात यहाँ पर मंत्रालय को भी मालूम चल चुकी थी कि फ्लाइट जो है वो दुबई जा रही है, लेकिन अगर अब ये फ्लाइट दुबई जा रही है तो उन्हें वॉशिंगटन को भी सब कुछ बताना होगा और वहाँ की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी लेनी होगी, क्योंकि वहाँ के कुछ लोग जो है वो थोड़े रूठे हुए थे। दरअसल में बात ये थी कि 13 मई 1998 में हमने 3 न्यूक्लियर परीक्षण किए थे और जो कि किसी भी निगरानी में नहीं आ सकते थे। और ये बात जब वॉशिंगटन को मालूम चली तो वो थोड़े हमसे खफा हो गए थे और इस बात को अभी ज्यादा साल नहीं हुए थे और अगर अब वो फेवर लेंगे तो शायद इसके लिए इनकार भी कर सकते हैं। लेकिन बात करने के दौरान हमें यहाँ पर पता चलता है कि उन्हें दुबई में फ्लाइट को टेक ऑफ करने के लिए परमिशन मिल चुकी थी। तो यहाँ पर 1:02 मतलब कि रात के 25 दिसंबर क्रिसमस डे के दिन दुबई में ये फ्लाइट जो है वो लैंड हो जाती है। तभी यहाँ पर एक हाईजैकर कहता है कि दुबई का हवाई अड्डा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, वो पहले भी यहाँ पर आ चुका है। कैप्टन बताता है कि दुबई का ही अड्डा है और ये इंटरनेशनल हवाई अड्डा नहीं है, लेकिन दुबई का ही है। तो यहाँ पर हाईजैकर्स ने अभी तक अपनी मांग को नहीं रखी थी, लेकिन यहाँ पर वो अपनी मांग को जरूर रखते हैं, जो कि वो हमेशा से रखते आ रहे थे कि इस प्लेन को रिफ्यूल करा जाए। तो वहीं दूसरी तरफ शालिनी जो है वो गुस्से में नंदिनी के पास आती है क्योंकि उसने उल्टी सीधी रिपोर्ट छापी थी। दरअसल में उसने रिपोर्ट में ये छापी थी कि कैप्टन जो है वो अमृतसर में 2 मिनट नहीं रुक सका। अगर वो वहाँ पर रुक सकता तो ऑपरेशन वहीं पे खत्म हो जाता और इस वजह से वो उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा चिल्लाती है। तो वहीं दुबई एयरपोर्ट पर प्लेन में रिफ्यूल नहीं हो पा रहा था, वो इसलिए क्योंकि वहाँ के कंट्रोल रूम से एक आवाज आती है और कहा जाता है कि जब तक आप बच्चे और औरतों को नहीं छोड़ते हैं तब तक इस प्लेन में रिफ्यूल नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर हाईजैकर्स भी साफ मना कर देते हैं कि जब तक रिफ्यूल नहीं होगा तब तक वो हाईजैकर्स जो है वो औरतें और बच्चे को नहीं छोड़ेंगे। और इसी के साथ एपिसोड 3 जो है वो यहीं पे खत्म होता है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह के फ्रेश और लेटेस्ट कंटेंट मिलते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जो कि इसका ये 2nd पार्ट होने वाला है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।